Hello students, welcome back to our channel. So today we are discuss subject code BSOG 176, that is Economy and Society. So this is basically part 2 वीडियो. इससे पहले हमने पार्ट 1 वीडियो करा रखा है जहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कराए हैं. अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर उसे जरूर देखिए. अगर आपने अभी तक हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज नहीं करा है तो आप हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज कर सकते हो, जहाँ पर हमने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं. अगर आपने हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को अच्छे से कवर कर लिया तो आप अपने आने वाले एग्जाम में 90+ मार्क्स स्कोर कर सकते हो. हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली गूगल पे जाना है, वहाँ पे आपको shop.hindustanknowledge.com सर्च करना है. उसके बाद आप हमारे साइट से यहाँ पर सिंपली अपना सब्जेक्ट कोड इंटर करोगे, दैट इज़ BSOG स्पेस 176, और आपको यहाँ पे गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएगा जिसको आप आसानी से यहाँ से परचेज कर सकते हो. तो आप देखोगे कि यहाँ पे आपको BSOG 176 का गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएगा. हाँ, तो यहाँ पे आप BSOG 176 का गेस्ट पेपर यहाँ से आप परचेज कर सकते हो. अगर आपको हमारे वेबसाइट से गेस्ट पेपर परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके भी अपना गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हो. हमारा नंबर है 9580023321. सो हम अपने आज के सेशन के ऊपर आते हैं. जो पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेसिप्रोसिटी, एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट फॉर्म्स. तो आप रेसिप्रोसिटी से क्या समझते हैं, इसके अलग अलग जो फॉर्म्स हैं उसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे. सो रेसिप्रोसिटी मीन्स म्यूचुअल एक्सचेंज. रेसिप्रोसिटी मतलब क्या होता है, एक म्यूचुअल एक्सचेंज, मतलब कि हमने कुछ दिया और बदले में अगले बंदे ने हमको कुछ दिया. दैट इज़ द म्यूचुअल एक्सचेंज होना आपस में. इट इज़ अ सोशल रूल इन विच पीपल गिव एंड रिसीव थिंग्स फ्रॉम ईच अदर. ये क्या है, एक सोशल रूल है जहाँ पर पीपल जो है वो क्या करते हैं, देते हैं किसी चीज़ को और लेते हैं किसी चीज़ को एक दूसरे से. अगर हम सामान्य भाषा में समझें तो इफ़ समवन हेल्प्स यू, गिव्स यू अ गिफ्ट और सो काइंडनेस, यू फील दैट यू शुड ऑल्सो रिटर्न द फेवर इन सम वे. अगर कोई तुमको क्या करता है, मदद करता है, तुमको कोई गिफ्ट देता है या फिर तुमको कोई किसी तरह से काइंडनेस तुमको दिखाता है, किसी भी तरह से तुम्हारी भला करता है, तो तुमको महसूस होना चाहिए कि तुम भी क्या करो, उसको रिटर्न करो फेवर किसी तरीके से. दिस म्यूचुअल गिव एंड टेक हेल्प्स टू बिल्ड ट्रस्ट, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन सोसाइटी. और यही जो गिव एंड टेक, जो एक म्यूचुअल गिव एंड टेक जो है वो क्या करता है, समाज में हमको ठीक है भरोसा बनाता है, दोस्ती बनाता है और एक कोऑपरेशन हमको बनाता है. ठीक है. सो रेसिप्रोसिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी. ठीक है. तो अगर हम बात करें रेसिप्रोसिटी का तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एक सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी के अंदर. स्कॉलर्स लाइक मार्सेल मॉस explain that in many traditional societies the exchange of gifts is not just about things but also about maintaining social relationships. तो यहाँ पे कुछ जो स्कॉलर्स हैं जैसे कि मार्सेल मॉस, वो बताते हैं कि बहुत सारे जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ हैं उनमें जो गिफ्ट्स का एक्सचेंज है वो सिर्फ थिंग्स के बात नहीं होता था, बल्कि ये सामाजिक रिश्तों को बनाए रखने में भी मदद करता था. When people exchange goods, services और support, they create bond and strengthen सोशल यूनिटी. जब लोग क्या करते हैं, गुड्स, सर्विसेज या फिर सपोर्ट जो है वो एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे पे, तो वो वहाँ पे क्या एक रिश्ता, एक बॉन्ड बनाते हैं और जो समाज में एक यूनिटी है उसको भी मजबूत करते हैं. रेसिप्रोसिटी इज़ फाउंड इन फैमिलीज, विलेज, मार्केट्स एंड इवन बिटवीन कंट्रीज. रेसिप्रोसिटी हमको हर जगह देखने को मिलता है. फैमिलीज़ के अंदर कभी ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद करना, ठीक है, गाँव के अंदर, मार्केट के अंदर और यहाँ तक कि देश के अंदर भी देखने को मिलता है. इट इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट मनी. ये हमेशा पैसे के लिए नहीं होता है. इट कैन बी अबाउट रिस्पेक्ट, लव, हेल्प, हॉस्पिटैलिटी और सपोर्ट. ये पैसे के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों के लिए हो सकता है, जैसे रिस्पेक्ट के लिए, लव के लिए, हेल्प के लिए, हॉस्पिटैलिटी के लिए और किसी की सपोर्ट के लिए. ठीक है. अब हम इसके अलग अलग फॉर्म्स को समझते हैं. सो फर्स्ट इज द जनरलाइज्ड रेसिप्रोसिटी. जनरलाइज्ड रेसिप्रोसिटी इज़ अ टाइप ऑफ एक्सचेंज वेयर देयर इज़ नो इमीडिएट और फिक्स्ड रिटर्न एक्सपेक्ट. ठीक है. तो जनरलाइज्ड रेसिप्रोसिटी मतलब होता है एक ऐसा एक्सचेंज जहाँ पर आप तुरंत से या फिर फिक्स्ड कोई यहाँ पे रिटर्न आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि आपको उधर से कुछ रिटर्न मिल रहा होगा, ऐसा आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे. वो होता है जनरलाइज्ड रेसिप्रोसिटी. पीपल गिव हेल्प और गिफ्ट्स विदाउट थिंकिंग अबाउट एग्जैक्ट रीपेमेंट. ठीक है. तो यहाँ पे क्या करते हैं, लोग गिफ्ट देते हैं, ठीक है, मदद करते हैं बिना ये सोचे हुए कि हमको उधर से भी रीपेमेंट कुछ एग्जैक्ट मिलेगा. इट इज़ बेस्ड ऑन ट्रस्ट एंड क्लोज रिलेशनशिप. तो ये किस पे निर्धारित होता है, ये एक ट्रस्ट और क्लोज रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड होता है. दिस टाइप इज़ कॉमन एमॉन्ग फैमिली मेम्बर्स एंड क्लोज फ्रेंड्स. ये खास करके सामान्य होता है परिवार के सदस्यों के बीच में और
बहुत ही नज़दीक दोस्तों के बीच में। फॉर एग्जाम्पल, पेरेंट्स टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न एट द टाइम। जैसे जो घर के पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों का देख रेख करते हैं, उनका ध्यान देते हैं बिना ये उम्मीद किए कि उस समय उनको कोई रिटर्न मिलेगा। सिमिलरली, अ फ्रेंड में हेल्प अनदर फ्रेंड ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स विदाउट आस्किंग फॉर पेमेंट। उसी तरह से एक दोस्त दूसरे दोस्त की मदद करता है उसके कठिन समय में बिना उससे कुछ पेमेंट के बारे में आस्क किए हुए, पूछे हुए, ठीक है, मांगे हुए, ठीक है। इन दिस फॉर्म द रिटर्न मे कम इन फ्यूचर बट इट इज़ नॉट क्लियरली डिसाइडेड। ऐसे समय में क्या होता है, हमको रिटर्न मिलेगा फ्यूचर में, लेकिन वो भी डिसाइडेड क्लियरली नहीं होता है, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, ठीक है। द रिलेशनशिप इज मोर इंपॉर्टेंट दैन द वैल्यू ऑफ गिफ्ट और हेल्प। तो यहाँ पे जो हमारा रिलेशनशिप है, ठीक है, वो क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे गिफ्ट और हेल्प के ऊपर, ठीक है। यानी कि गिफ्ट और हेल्प से ज़्यादा हमारा रिलेशनशिप यहाँ पे क्या है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड इज द बैलेंस रेसिप्रोसिटी। सो बैलेंस रेसिप्रोसिटी इज अ टाइप ऑफ एक्सचेंज where there is a clear expectation that the gift or help will be returned within a reasonable time। तो बैलेंस करने का मतलब यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ये क्या है, एक बैलेंस बना हुआ है, ठीक है। तो बैलेंस रेसिप्रोसिटी मतलब क्या होता है, एक ऐसा एक्सचेंज जहाँ पर हमको साफ साफ यहाँ पे एक एक्सपेक्टेशन है कि हमको जो गिफ्ट हम दे रहे हैं या हेल्प जो हम दे रहे हैं वो हमको वापस आएगा एक रीजनेबल टाइम के अंदर, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द रिटर्न इज यूजुअली इक्वल और सिमिलर। और यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ रिटर्न होगा, यानी कि जितना हम जिस वैल्यू का हम गिफ्ट दे रहे हैं या फिर हेल्प दे रहे हैं, उसी वैल्यू का हमको भी गिफ्ट या हेल्प मिलेगा, वो सिमिलर ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ नेबर इन्वाइट्स यू टू अ शादी वेडिंग, यू आर एक्सपेक्टेड टू इन्वाइट देम टू योर फैमिली फंक्शन। अगर आपका पड़ोसी कोई है, वो आपको इन्वाइट करता है, एक इन्विटेशन देता है शादी का, तो आप भी वहाँ पे क्या होंगे, एक्सपेक्टेड होंगे कि आप भी उनको अपने फैमिली फंक्शन में इन्वाइट करोगे। इफ़ समवन गिव्स यू अ बर्थडे गिफ्ट, यू ऑल्सो गिव देम अ गिफ्ट ऑन देयर बर्थडे। अगर कोई आपको बर्थडे पे आपको गिफ्ट देता है, तो आप भी कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड हो कि आप भी उसके बर्थडे पे उसको आप गिफ्ट दोगे। दिस टाइप ऑफ रेसिप्रोसिटी इज कॉमन अमॉन्ग पीपल हु आर नॉट वेरी क्लोज बट स्टिल मेंटेन सोशल रिलेशनशिप्स। तो इस तरह का जो रेसिप्रोसिटी होता है वो क्लोज लोगों के बीच नहीं होता है, ठीक है। कॉमन होता है लेकिन उनके बीच नहीं होता है जो ज़्यादा क्लोज होते हैं, लेकिन फिर भी ये समाज में रिश्तों को बनाने के लिए मेंटेन करना पड़ता है। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग इक्वालिटी एंड फेयरनेस इन रिलेशनशिप्स। तो ये हेल्प करता है एक इक्वालिटी, समानता और फेयरनेस लाने में, रिश्तों को मेंटेन करने में, ठीक है। नेक्स्ट इज द निगेटिव रेसिप्रोसिटी। तो निगेटिव रेसिप्रोसिटी क्या होता है, तो निगेटिव रेसिप्रोसिटी इज अ टाइप ऑफ एक्सचेंज वेयर वन पर्सन ट्राइज टू गेट मोर बेनिफिट दैन दे गिव। तो एक ऐसा एक्सचेंज जहाँ पर एक पर्सन जो है वो कोशिश कर रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, बेनिफिट पा सके, जितना उसने दिया है उससे ज़्यादा वो बेनिफिट कवर कर सके, पा सके। इन दिस केस द मेन एम इज पर्सनल गेन। और ऐसे केसेस में क्या होता है, जो मेन एम होता है, मेन लक्ष्य होता है, वो क्या होता है, पर्सनल, खुद का गेन, ठीक है, खुद का प्रॉफिट के लिए। फॉर एग्जाम्पल, बार्गेनिंग इन अ मार्केट इज अ फॉर्म ऑफ निगेटिव रेसिप्रोसिटी। मार्केट में बार्गेनिंग करना क्या है, एक निगेटिव रेसिप्रोसिटी का तरीका है। ए बायर वांट्स टू पे लेस एंड अ सेलर वांट्स टू अर्न मोर प्रॉफिट। एक बायर जो है वो चाहता है कि वो कम पैसे दे, वहीं जो सेलर है वो चाहता है कि वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाए। समटाइम्स चीटिंग और टेकिंग एडवांटेज ऑफ समवंस ऑल्सो फॉल्स अंडर दिस टाइप। कभी कभी इसमें चीटिंग और एडवांटेज उठाना यहाँ पे हमको देखने को मिलता है इस टाइप के अंदर, निगेटिव रेसिप्रोसिटी के अंदर। दिस फॉर्म इज कॉमन एमॉन्ग स्ट्रेंजर्स और पीपल हु डू नॉट हैव क्लोज सोशल बॉन्ड्स। और इस तरह का जो हमको तरीका है वो हमको देखने को मिलता है स्ट्रेंजर्स, अजनबियों के बीच में, और उन लोगों के बीच में जिनके बीच में कोई बेहतर अच्छा बॉन्ड नहीं होगा, ठीक है। कंक्लूजन में हम समझेंगे, रेसिप्रोसिटी इज एन इंपॉर्टेंट सोशल प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन म्यूचुअल एक्सचेंज। रेसिप्रोसिटी क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोशल प्रिंसिपल है जो कि म्यूचुअल एक्सचेंज के ऊपर बेस्ड होता है। इट हेल्प्स इन बिल्डिंग रिलेशनशिप्स, ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन सोसाइटी। ये समाज में अच्छे रिश्ते बनाने में, ठीक है, विश्वास जताने में और कहीं ना कहीं, ठीक है, कोऑपरेशन लाने में मदद करता है। थ्री मेन फॉर्म्स, जनरलाइज्ड, बैलेंस एंड निगेटिव रेसिप्रोसिटी, सो हाउ एक्सचेंज डिफर्स बेस्ड ऑन रिलेशनशिप्स एंड इंटेंशंस। यहाँ पे इसके तीन तरीके होते हैं, जिसमें जनरलाइज्ड हो गया, बैलेंस हो गया, निगेटिव हो गया, ठीक है। और ये हमको बताते हैं कि किस तरह से अलग अलग एक्सचेंज जो है वो अलग अलग रिलेशनशिप्स और इंटेंशंस को दिखाते हैं। थ्रू रेसिप्रोसिटी सोशल लाइफ बिकम्स मोर कनेक्टेड एंड ऑर्गेनाइज्ड। और रेसिप्रोसिटी की वजह से समाज का जो जीवन है वो कहीं ना कहीं ज़्यादातर कनेक्टेड और ऑर्गेनाइज तरीके से दिखता है। तो हम देख लिए कि किस तरह से रेसिप्रोसिटी काम करता है, जिसमें तीन तरीके होते हैं। जनरलाइज्ड, जहाँ पर हम आज तो किसी की मदद कर रहे हैं लेकिन कल को हम अभी उससे कोई उम्मीद नहीं कर रहे हैं,
जैसे कि हम दोस्त की कठिन समय पर मदद कर रहे हैं, लेकिन हम उससे तुरंत ही कोई उससे एक्सचेंज का नहीं सोच रहे हैं, ठीक है। पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छे से पाल पोस रहे हैं, लेकिन तुरंत उससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे हैं। दैट इज़ द जनरलाइज रिस्पॉन्सिबिलिटी। बैलेंस में कि अभी हम मदद कर रहे हैं और विद इन अ रीजनेबल टाइम हम उससे भी उसी तरह का मदद फेवर में चाह रहे हैं, ठीक है। दैट इज़ द बैलेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी। और निगेटिव मतलब कि जो स्ट्रेंजर्स के बीच में हो गया, जहाँ पर सब अपना प्रॉफिट देख रहा है, दैट इज़ द निगेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी। तो इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी के बीच में क्या रिश्ता है, इसको हम समझेंगे। इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी आर टू इंपॉर्टेंट ब्रांचेज ऑफ सोशल साइंस। तो इकोनॉमिक्स की अगर बात करें या सोशियोलॉजी की बात करें, तो ये दोनों जो है सोशल साइंस का बहुत ही अहम क्या है, हिस्सा है, अहम ब्रांचेज हैं। बोथ स्टडी ह्यूमन लाइफ बट फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़। दोनों जो हैं वो मानव के जीवन के बारे में ही बताते हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं, लेकिन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ बहुत ही अलग हैं। इकोनॉमिक स्टडीज़ हाउ पीपल अर्न इनकम, प्रोड्यूस गुड्स, डिस्ट्रीब्यूट वेल्थ एंड यूज रिसोर्सेज। इकोनॉमिक्स जो है वो बात आता है कि किस तरह से लोग क्या करते हैं, कमाते हैं, इनकम कैसे अर्न करते हैं, अपने गुड्स कैसे प्रोड्यूस करते हैं और वेल्थ को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और यूज रिसोर्सेज का कैसे इस्तेमाल करते हैं। वहीं जो है सोशियोलॉजी जो है वो बताता है समाज के बारे में, सामाजिक रिश्तों के बारे में, कल्चर, ट्रेडिशन और इंस्टीट्यूशन के बारे में। ऑल्दो देयर फोकस इज डिफरेंट बट सब्जेक्ट आर क्लोजली रिलेटेड बिकॉज इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑलवेज टेक प्लेस विद इन सोसाइटी। चूँकि इनका फोकस तो अलग है, लेकिन फिर भी जो सब्जेक्ट है वो आपस में काफ़ी हद तक जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं समाज के अंदर ही स्थिति रखता है, मतलब समाज के अंदर में ही वो बात करता है, ठीक है। तो हम इसको समझेंगे एक एक करके। पहले हम समझेंगे कि आखिर इकोनॉमिक्स का क्या मतलब होता है। सो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद इन द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और कंजम्पशन हो रहा है किसी भी गुड्स और सर्विसेज का। इट स्टडीज हाउ इंडिविजुअल, फर्म्स एंड गवर्नमेंट्स मेक चॉइसेस अबाउट द यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। ये बताता है कि किस तरह से जो इंडिविजुअल्स हो गया, ठीक है, या फिर कोई फर्म्स हो गया, ठीक है, या फिर कोई भी गवर्नमेंट हो गया, ठीक है, वो किस तरह से अपना चॉइस से लिमिटेड रिसोर्सेज का इस्तेमाल करता है, ठीक है। इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स इशूज़ लाइक पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। उसके साथ साथ ये इशूज़ जो हो गए उसके ऊपर उसको भी एक्सप्लेन करता है, जैसे गरीबी हो गया, ठीक है, बेरोजगारी हो गया, महंगाई हो गया और इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। इन सिंपल वर्ड अगर हम सामान्य भाषा में समझें तो इकोनॉमिक स्टडीज़ हाउ पीपल मैनेज मनी एंड रिसोर्सेज। इकोनॉमिक ये बताता है कि कैसे लोग अपने मैनेज करते हैं पैसों को और रिसोर्सेज को, ठीक है, स्रोतों को, ठीक है, जो उनके पास रिसोर्सेज हैं उनको वो कैसे मैनेज कर पाते हैं। अब हम सोशियोलॉजी का यहाँ पे मतलब समझते हैं कि क्या होता है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी स्टडीज़ ह्यूमन बिहेवियर इन सोसाइटी। समाज में मानव के जो बिहेवियर हैं उनको बताता है सोशियोलॉजी। इट एग्जामिन्स फैमिली, रिलीजन, एजुकेशन, कास्ट, क्लास, कस्टम्स एंड सोशल चेंजेस। इसके अंदर हमको फैमिली, रिलीजन, एजुकेशन, कास्ट, क्लास, कस्टम्स और सोशल चेंजेस देखने को मिलता है। सोशियोलॉजी ट्राइज टू अंडरस्टैंड हाउ सोशल रिलेशनशिप्स एंड कल्चरल वैल्यूज इन्फ्लुएंस पीपल्स एक्शंस। सोशियोलॉजी जो है वो ये समझाता है कि किस तरह से सामाजिक रिश्ते जो होते हैं, कल्चरल वैल्यूज जो होते हैं, वो लोगों के जीवन को, लोगों के एक्शन को, काम को किस तरह से वो प्रभावित करते हैं। अगर हम सामान्य भाषा में समझें तो सोशियोलॉजी बताता है कि हाउ पीपल लिव एंड इंटरेक्ट इन सोसाइटी। कैसे लोग रहते हैं और समाज में कैसे वो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से। तो ये समझाता है हमको कौन, सोशियोलॉजी। अब हम इसके कुछ पॉइंट्स को समझेंगे। कॉमन सब्जेक्ट मैटर। फर्स्ट इज द कॉमन सब्जेक्ट मैटर। बोथ, दोनों, इकोनॉमिक एंड सोशियोलॉजी स्टडी ह्यूमन बींग्स। चाहे हम इकोनॉमिक्स की बात करें, चाहे हम सोशियोलॉजी की बात करें, एक समाज में रहने के बारे में बताता है और एक समाज में पैसों को कैसे मैनेज करना है ये बताता है। तो दोनों कहीं ना कहीं मानव के ऊपर ही बात करता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज लाइक बाइंग, सेलिंग, सेविंग एंड इन्वेस्टिंग आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल फैक्टर्स सच एज ट्रेडिशंस, कस्टम्स एंड सोशल स्टेटस। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करें तो किसी चीज़ को खरीदना, बेचना, बचाना, इन्वेस्ट करना, ये सब हमारे सामाजिक फैक्टर्स के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, जैसे कि ट्रेडिशन के ऊपर, कस्टम के ऊपर, सोशल स्टेटस के ऊपर। एग्जाम्पल्स हम समझेंगे। स्पेंडिंग हैबिट्स डिपेंड नॉट ओनली ऑन इनकम बट ऑल्सो ऑन कल्चर एंड सोशल वैल्यूज़। हम कोई चीज़ खर्च कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं, तो वो हैबिट हमारे सिर्फ इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि हमारे कल्चर और सोशल वैल्यूज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो कहीं ना कहीं ये आपस में जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर सोशल प्रॉब्लम्स। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी हमारे सोशल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। मेनी इकोनॉमिक इशूज़ आर क्लोजली कनेक्टेड विद सोशल कंडीशंस। बहुत सारे हमारे इकोनॉमिक इशूज़ जो हैं वो सोशल कंडीशंस के साथ पूरे तरीके से क्या होते हैं, क्लोजली कनेक्टेड होते हैं।
Poverty, unemployment and inequality are not only economic problems बट ऑल्सो सोशल प्रॉब्लम्स। अगर हम गरीबी की बात करें, बेरोजगारी की बात करें या फिर असमानता की बात करें तो ये सिर्फ इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है बल्कि ये सामाजिक प्रॉब्लम भी है। सोशियोलॉजी हेल्प्स टू अंडरस्टैंड हाउ देज इशूज अफेक्ट डिफरेंट ग्रुप्स इन सोसाइटी। और सोशियोलॉजी जो है वो कहीं ना कहीं यही समझाने में मदद करता है कि कैसे ये सारे जो इशूज़ हैं वो अलग अलग ग्रुप्स को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, समाज के अंदर। सो नेक्स्ट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। सोशल इंस्टीट्यूशन का क्या यहाँ पे इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। सोशल इंस्टीट्यूशंस लाइक फैमिली, रिलीजन एंड एजुकेशन इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक बिहेवियर। तो जैसे यहाँ पे हमको सोशल इंस्टीट्यूशन देखने को मिलते हैं, परिवार हो गया, ठीक है, रिलीजन धर्म हो गया और शिक्षा हो गया, वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस करता है। फॉर एग्जाम्पल से समझेंगे, फैमिली बैकग्राउंड अफेक्ट्स अ पर्सन्स ऑक्यूपेशन एंड इनकम लेवल। फैमिली का जो बैकग्राउंड होता है वो कहीं ना कहीं पर्सन्स के ऑक्यूपेशन और इनकम लेवल को अफेक्ट करता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे, अगर कोई परिवार में एक डॉक्टर है तो उनके जो बेटा होगा वो भी कहीं ना कहीं इसी से कनेक्टेड कोई भी फील्ड चूज करेगा, डॉक्टर से रिलेटेड ही, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है। उसी तरह से अगर कोई जज होंगे तो उनके जो सन होंगे, डॉक्टर होंगे, कोई भी होंगे, उनके जो नेक्स्ट जनरेशन वो भी इसी फील्ड में ही अपने आप को डेवलप करेंगे, ठीक है। रिलीजियस बिलीव्स में इन्फ्लुएंस सेविंग एंड स्पेंडिंग हैबिट। और रिलीजियस जो हमारा बिलीव होता है वो भी कहीं ना कहीं हमारे सेविंग्स और स्पेंडिंग हैबिट्स को भी इन्फ्लुएंस करता है। दस सोशियोलॉजी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डिसीजंस। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो सोशियोलॉजी होता है वो कहीं ना कहीं मदद करता है हमको इकोनॉमिक डिसीजंस को अच्छे से लेने में, अच्छे से समझने में। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक चेंज ब्रिंग सोशल चेंज। इकोनॉमिक चेंज जो है वो कहीं ना कहीं सोशल चेंज भी लाता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफन ब्रिंग्स चेंजेस इन सोशल स्ट्रक्चर। इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने से हमारे सोशल स्ट्रक्चर के अंदर भी बदलाव देखने को मिलता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन चेंज पीपल लाइफ स्टाइल, वैल्यूज एंड रिलेशनशिप्स। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, ठीक है, दैट इज द औद्योगिकीकरण, अर्बनाइजेशन शहरीकरण और ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण, ये कहीं ना कहीं लोगों के लाइफ स्टाइल को बदला है, उनके वैल्यूज़ को और उनके रिश्तों को भी बदला है। एग्जाम्पल से समझेंगे, द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज इंक्रीज माइग्रेशन फ्रॉम विलेज टू सिटीज विच चेंज फैमिली सिस्टम एंड सोशल लाइफ। तो इंडस्ट्रीज़ का विकास, इंडस्ट्रीज़ का ग्रोथ होने से क्या हुआ है, माइग्रेशन हमको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। विलेज से लोग कहाँ ट्रैवल किए हैं, माइग्रेट किए हैं सिटीज़ में, ठीक है, जिससे लोगों का फैमिली सिस्टम में चेंजेस देखने को मिला है, उनके सोशल लाइफ में चेंजेस को देखने को मिला है। नेक्स्ट इज इंटरडिपेंडेंस, ठीक है। इकोनॉमिक डिपेंड्स ऑन सोशियोलॉजी टू अंडरस्टैंड सोशल बिहेवियर व्हाइल सोशियोलॉजी डिपेंड्स टू इकोनॉमिक्स टू अंडरस्टैंड मटेरियल कंडीशन ऑफ लाइफ। तो इंटरडिपेंडेंस मतलब कि एक दूसरे पे ये क्या है, डिपेंड है, ठीक है। तो इकोनॉमिक जो है वो सोशियोलॉजी के ऊपर डिपेंड है, सोशियोलॉजी जो है इकोनॉमिक के ऊपर डिपेंड है। तो इकोनॉमिक डिपेंड्स करता है सोशियोलॉजी पे सोशल बिहेवियर को समझने में, वहीं सोशियोलॉजी जो है वो डिपेंड करता है इकोनॉमिक पे मटेरियल कंडीशन ऑफ लाइफ को समझने में। बोथ सब्जेक्ट्स सपोर्ट ईच अदर इन स्टडी सोसाइटी एज वेल एज अ होल, ठीक है। तो दोनों यहाँ पे सब्जेक्ट जो है, चाहे वो इकोनॉमिक हो चाहे वो सोशियोलॉजी हो, दोनों एक दूसरे को मदद करता है, सपोर्ट करता है समाज को अच्छे से समझने में, ठीक है। कुछ इसके डिफरेंस देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्या डिफरेंसेस है इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी के अंदर। इकोनॉमिक्स मेनली फोकस ऑन मटेरियल वेलफेयर एंड वेल्थ व्हाइल सोशियोलॉजी स्टडीज ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल लाइफ। इकोनॉमिक्स जो है वो कहीं ना कहीं फोकस करता है मटेरियल वेलफेयर के ऊपर और वेल्थ के ऊपर, पैसों के ऊपर ये ज़्यादा ध्यान देता है, ठीक है। सिंपली वर्ड में हम समझे तो पैसा ही इसका मेन टारगेट है। वहीं अगर सोशियोलॉजी का बात करें तो ये सोशल लाइफ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है, ठीक है। इकोनॉमिक यूजेज क्वांटिटेटिव मेथड्स लाइक स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिकल मॉडल्स वेयर एज सोशियोलॉजी यूज बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स, ठीक है। तो वही बात कर रहे हैं ना कि इकोनॉमिक्स का अगर बात करें, ठीक है, तो ये सिर्फ क्वांटिटी में बात करता है, ठीक है, कि कितने क्वांटिटी में है, ठीक है। और क्वांटिटिव मेथड जैसे कि हो गया स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, फिर मैथमेटिकल मॉडल्स, उसके ऊपर ये डिपेंड रहता है, ठीक है, इसके ऊपर ये काम करता है। वही अगर हम बात करें सोशियोलॉजी का, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये क्वांटिटिव तो रहता ही है, साथ साथ क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी कैसा है उसके ऊपर भी ये ध्यान देता है। इकोनॉमिक इज मोर कंसर्न्ड विथ इंडिविजुअल चॉइसेस व्हाइल सोशियोलॉजी स्टडीज ग्रुप बिहेवियर। इकोनॉमिक जो है वो ज़्यादा कंसर्न लेता है इंडिविजुअल, ठीक है, प्रति व्यक्ति का, ठीक है, कि इंडिविजुअल का क्या चॉइस है उसके ऊपर ये ज़्यादा ध्यान देता है। वही सोशियोलॉजी जो है वो एक ग्रुप की तरह काम करता है, ठीक है, समाज के बारे में बात करता है, ठीक है। तो ये इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस थे। कंक्लूजन में हम समझेंगे कि इकोनॉमिक एंड सोशियोलॉजी आर क्लोजली रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। ये आपस में बहुत हद तक क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे पर भी आश्रित हैं। इकोनॉमिक activities take place within a social framework
एंड सोशल लाइफ इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय इकोनॉमिक कंडीशन। तो वही करा, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो कहीं ना कहीं सोशल फ्रेमवर्क के अंदर अपना अहम भूमिका निभाते हैं। वही अगर सोशल लाइफ जो है वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर इन्फ्लुएंस होता है। Therefore, to understand society properly, it is necessary to study both economics and sociology together. इसलिए अगर हमको एक समाज को अच्छे से समझना है, पूरे अच्छे से जानना है, तो ये ज़रूरी है कि हम उसके इकोनॉमिक्स और उसके सोशोलॉजी दोनों को अच्छे से पढ़ें एक साथ। ठीक है, तो हम समझ लिए कि किस तरह से यहाँ पे इकोनॉमिक और सोशोलॉजी दोनों हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और समाज में इसका क्या प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज़। तो हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज़ के क्या फीचर्स होते हैं इसको हम यहाँ पे समझेंगे। सो हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज़ आर द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। तो ये बहुत ही क्या है, प्राचीन तरीका है, ठीक है, मनुष्य के समाज का, ठीक है, सबसे पुराना, ठीक है, अर्लीस्ट फॉर्म। इन देज सोसाइटीज़ पीपल डिपेंड ऑन नेचर फॉर देयर सर्वाइवल। और इस समाज में क्या थे, लोग जो थे वो आश्रित थे प्रकृति के ऊपर अपने सर्वाइवल के लिए, ठीक है। दे हंट वाइल्ड एनिमल्स, कैच फिश एंड गैदर फ्रूट्स, रूट्स, नट्स एंड प्लांट्स। ये क्या करते थे, हंट करते थे, शिकार करते थे जंगली जानवरों का, मछलियाँ पकड़ते थे और गैदर करते थे फ्रूट्स को, रूट्स को, नट्स को या फिर प्लांट्स को। सोशल सोसाइटीज़ अपने सर्वाइवल के लिए, सोशल सोसाइटीज़ एग्जिस्टेड लॉन्ग बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो हमारा अगर हम बात करें तो सामाजिक जो भी था, समाज था, वो हमारा पहले से ही क्या था एग्जिस्ट करता था, ठीक है, मतलब पहले से ही था। जब हमारा डेवलपमेंट नहीं हुआ था एग्रीकल्चर का, उससे पहले से ही हमारे पास एक समाज हमको मिला हुआ था। सम एग्जाम्पल्स ऑफ हंटिंग एंड गैदरिंग कम्युनिटीज़ आर द सान पीपल ऑफ अफ्रीका एंड अंडमान ट्राइब्स ऑफ इंडिया। कुछ एग्जाम्पल्स अगर हम देखेंगे हंटिंग गैदरिंग कम्युनिटीज़ का, तो जो अफ्रीका के सान पीपल हैं वो इसके एग्जाम्पल्स हैं, और जो हमारे इंडिया के अंदर जो अंडमान ट्राइब्स हैं, ठीक है, वो भी इसके ही एग्जाम्पल हैं। अब इसके कुछ हम यहाँ पे फीचर्स को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट इज द सिंपल वे ऑफ लाइफ, ठीक है, जीवन एकदम मतलब सामान्य तरीका था इनका जीवन जीने का। हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज़ हैव अ वेरी सिंपल लाइफ स्टाइल। तो जो हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज़ थे वो उनका जो जीवन जीने का तरीका था वो बहुत ही सिंपल था, ठीक है। पीपल लिव इन स्मॉल ग्रुप्स एंड यूज सिंपल टूल्स मेड ऑफ स्टोन, वुड और बोन। यहाँ पे लोग जो थे वो छोटे छोटे ग्रुप्स में रहते थे, सामान्य औजारों का भी इस्तेमाल करते थे, जैसे कि स्टोन के बने हुए, वुड के बने हुए और बोन के बने हुए। दे डू नॉट बिल्ड परमानेंट हाउसेज। वो अपना एक परमानेंट हाउस कभी भी नहीं बनाते थे। इंस्टीड दे लिव इन टेम्प्रोरी शेल्टर्स बिकॉज दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड। और उसकी जगह पे वो टेम्प्रोरी शेल्टर्स, ठीक है, मतलब कि ऐसा शेल्टर जो कि समय समय पर हम बदल सकें वैसा बनाते थे, क्योंकि वो हमेशा मूव करते रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह वो मूव करते रहते थे इन सर्च ऑफ फूड, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट इज नोमैडिक नेचर। सो दिस सोसाइटीज़ आर मोस्ट नोमैडिक। ये जो समाज थी वो क्या थी, ज़्यादातर नोमैडिक नेचर की थी, ठीक है। सो दिस मीन्स दे डू नॉट स्टे इन वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसका मतलब वो कि एक जगह पे वो कभी भी ज़्यादा समय तक के लिए नहीं रहते थे, जिसको हम कहते हैं क्या, नोमैडिक इन द सेंस कि वो मतलब हमेशा मूव करने वाले, ठीक है, कभी भी एक जगह पे नहीं रहना, ठीक है। व्हेन फूड बिकम्स स्कार्स इन वन एरिया दे मूव टू अनदर प्लेस। अगर एक जगह का फूड बहुत ख़त्म हो जाए, कम हो जाए, ठीक है, अब मतलब नहीं रहे, कमी आ जाए फूड में, तो वो दूसरे एरिया में सर्च करते थे फूड के लिए और वहाँ वो माइग्रेट करते थे, ठीक है। तो इस तरह का वो जीवन जीते थे। देयर मूवमेंट डिपेंड्स ऑन सीजन्स, क्लाइमेट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। उनका जो मूवमेंट होता था वो डिपेंड करता था सीजन्स के ऊपर, क्लाइमेट के ऊपर और जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं उसके अवेलेबिलिटी के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से वो क्या करते थे, एक नोमैडिक अपना जीवन जीते थे, ठीक है। नेक्स्ट इज अ स्मॉल पॉपुलेशन। हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज़ यूजुअली हैव अ स्मॉल पॉपुलेशन। हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी जो थी उनका बहुत ही छोटा क्या था, पॉपुलेशन था। अ ग्रुप में कंसिस्ट ऑफ 20 to 50 पीपल। एक ग्रुप में लगभग 20 से 50 लोग रहते थे। अ स्मॉल साइज हेल्प्स देम टू मूव इजिली एंड मैनेज रिसोर्सेज बेटर। छोटा जो साइज था उनके पॉपुलेशन का, उनके ग्रुप का, वो उनके रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए काफ़ी आसान होता था और उनको मूव करने में भी काफ़ी मदद मिलती थी। लार्ज ग्रुप्स वुड मेक इट डिफ़िकल्ट टू फाइंड इनफ फूड। और अगर ग्रुप्स लार्ज होते तो उनको फूड सबके लिए ला पाना बहुत ही मुश्किल हो पाता। नेक्स्ट इज डिवीज़न ऑफ वर्क। वर्क का डिवीज़न यहाँ पे बटा हुआ था। देयर इज अ सिंपल डिवीज़न ऑफ वर्क लेबर बेस्ड मेनली ऑन एज एंड जेंडर। यहाँ पे जो लेबर था उसका डिवीज़न किया गया था उनके एज और जेंडर के ऊपर। जनरली मेन हंट एनिमल्स वाइल वोमेन गैदर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड रूट्स। यहाँ पर जो मेन होते थे वो जाते थे हंट करने एनिमल्स के लिए, वहीं जो वुमेन्स होती थी वो क्या करती थी, फ्रूट्स, वेजिटेबल और रूट्स को गैदर करती थी। चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल ऑल्सो हेल्प इन स्मॉल टास्क।
बच्चे हो गए या फिर जो बूढ़े घर के हो गए, वो छोटे छोटे टास्क में मदद करते थे। हाउएवर देयर इज नो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी एंड एवरीवन कंट्रीब्यूट टू द ग्रुप सर्वाइवल। जबकि यहाँ पे कोई भी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी नहीं था, कोई भी यहाँ पर ग्रुप्स के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकता था उसके सर्वाइवल के लिए। इक्वालिटी एंड कोऑपरेशन, दिस सोसाइटी आर मोस्टली इक्वल। ऐसे समाज जो थे वो ज़्यादातर क्या थे, समान थे, आपस में इक्वल थे। देयर इज नो रिच और पुअर क्लास, यहाँ पे कोई अमीर और गरीब क्लास नहीं होते थे। प्रॉपर्टी इज यूजुअली शेयर्ड अमॉन्ग मेंबर्स, और यहाँ पे जो प्रॉपर्टी था वो सभी मेंबर्स के बीच में शेयर्ड होता था। कोऑपरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन टीम वर्क। यहाँ पे कोऑपरेशन, आपस में एक दूसरे की मदद करना काफ़ी बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ पे उनका जो सर्वाइवल ही था वो टीम वर्क के ऊपर डिपेंड करता था। फूड कलेक्टेड और हंटेड इज शेयर्ड विद ऑल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। जो भी फूड कलेक्ट किया जाता था या फिर जो भी शिकार हंट हुआ है उसको सभी ग्रुप के अंदर बांट दिया जाता था सभी मेंबर के बीच में। क्लोज रिलेशनशिप विद नेचर, प्रकृति के साथ इनका बहुत ही गहरा संबंध होता था। पीपल इन हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज़ हैव ए क्लोज कनेक्शन विथ नेचर। जो भी यहाँ पे हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी से लोग होते थे उनका बहुत ही क्या होता था, बहुत ही नज़दीकी कनेक्शन होता था प्रकृति से। दे रिस्पेक्ट नेचर फॉरेस्ट लाइक द सन नेचर फोर्सेस लाइक द सन, मून, एनिमल्स एंड फॉरेस्ट्स। वो नेचर फोर्सेस को बहुत ज़्यादा क्या करते थे, रिस्पेक्ट करते थे, ठीक है, जैसे सूरज, चंद्रमा, जानवर और जंगल को। देयर रिलीजियस बिलीव्स आर ऑफन बेस्ड ऑन एनिमिज्म विच मीन्स दे बिलीव दैट नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैव स्पिरिट्स। उनका जो रिलीजियस बिलीफ था, ठीक है, धार्मिक जो भी उनका मानना था वो बेस्ड होता था एनिमिज्म के ऊपर, जिसका मतलब होता है कि वो मानते थे कि जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें स्पिरिट्स होती हैं, ठीक है, आत्माएं होती हैं, ठीक है। तो वो उनकी पूजा करते थे, जंगलों की पूजा करते थे, सूरज की, चंदा की, ठीक है। सिंपल टेक्नोलॉजी, द टूल्स एंड वेपन्स यूज्ड आर सिंपल सच एज बोज, एरोज, ठीक है, स्पेयर्स, डिगिंग स्टिक्स एंड फिशिंग नेट्स। जो औजार या फिर हथियार जो वो इस्तेमाल करते थे वो काफ़ी सामान्य होते थे, ठीक है, जैसे कि तीर धनुष हो गया, ठीक है, स्पीयर्स हो गया, ठीक है, डिगिंग करने वाले स्टिक्स हो गए, ठीक है, फिशिंग नेट्स हो गए, ठीक है, ये सब। देयर इज नो यूज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, कोई भी एडवांस टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज नहीं किया जाता था, क्योंकि उस समय ये सब चीज़ था ही नहीं, ठीक है। दियर नॉलेज इज़ बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। इनका जो भी ज्ञान था, इनको जो मिला था वो इनकी एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड था और इनका जो भी नेचर के प्रति ऑब्जर्वेशन था उसके ऊपर बेस्ड होता था। लैक ऑफ परमानेंट इंस्टीट्यूशन, सो देयर इज नो फॉर्मल गवर्नमेंट्स, स्कूल्स और रिटन लॉज। यहाँ पे ना ही कोई फॉर्मल गवर्नमेंट्स होती थी, ना ही स्कूल्स होते थे और ना ही कोई लिखे हुए कानून होते थे। डिसीजंस आर यूजुअली टेकन बाय एल्डर और बाय ग्रुप डिस्कशन। यहाँ पे जो भी निर्णय लिए जाते थे वो या तो किसी बड़े के द्वारा लिए जाते थे या फिर ग्रुप में डिस्कशन करके लिए जाते थे। कस्टम्स एंड ट्रेडिशन गाइड्स दियर बिहेवियर, और जो इनके पुराने कस्टम्स और ट्रेडिशंस होते थे वही इनके बिहेवियर्स को गाइड करते थे कि कैसे आपको क्या चीज़ करना है। कंक्लूजन में हम समझेंगे, हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज़ आर सिंपल, स्मॉल एंड कोऑपरेटिव कम्युनिटीज़ दैट डिपेंड डायरेक्टली ऑन नेचर। तो हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी जो थे वो बहुत ही सामान्य, छोटे और कोऑपरेटिव, एक दूसरे की मदद करने वाले समुदाय थे, जो कहीं ना कहीं क्या करते हैं समाज के नेचर के ऊपर डायरेक्टली क्या करते थे, अपना डिपेंडेंस रखते हैं। दे हैव इक्वालिटी, सिंपल टूल्स एंड अ नोमैडिक लाइफ स्टाइल। उनका क्या होता था, इनके बीच इक्वालिटी होता था, समानता होता था, सामान्य टूल्स का वो इस्तेमाल करते थे और एक नोमैडिक जीवन जीते थे, ठीक है। दो मॉडर्न सोसाइटी हैज़ डेवलप्ड ग्रेटली, these early societies played an important role in human history and show us how human first lived in the earth। तो चूंकि अभी मॉडर्न सोसाइटी जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ गया है, तो ये जो अर्ली सोसाइटीज़ हैं उनका अहम रोल है मानव के इतिहास के अंदर, जहाँ पर वो दर्शाते हैं कि कैसे मनुष्य जो है वो पहले रहते थे पृथ्वी के ऊपर, ठीक है। सो इस तरह से हम समझे कि जो हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज़ था वो किस तरह से पृथ्वी पे पहले से रह रहा था, उसके क्या क्या फीचर्स थे, उसको हम यहाँ पे अच्छे से समझ लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज डिस्कस पीजेंट मूवमेंट्स इन इंडिया। तो कुछ पीजेंट्स मूवमेंट इंडिया के अंदर हुए थे उसको हम यहाँ पे समझेंगे। सो पीजेंट मूवमेंट्स इन इंडिया वेयर ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रगल्स ऑफ फार्मर्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन बाय लैंडलॉर्ड्स, मनी लेंडर्स एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो जो भी पीजेंट मूवमेंट हमको देखने को मिले भारत में, वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रगल था जो कि किसानों का था, उनके शोषण के खिलाफ, किसके द्वारा, लैंडलॉर्ड्स के द्वारा, मनी लेंडर्स के द्वारा और ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। एग्रीकल्चर हैज़ ऑलवेज बीन द मेन ऑक्यूपेशन इन इंडिया एंड पीजेंट्स फॉर्म द लार्जर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अगर हम कृषि की बात करें तो ये हमेशा से एक बहुत
ही क्या रहा है, मेन ऑक्यूपेशन रहा है, ठीक है, बहुत ही मतलब मेन यहाँ पे एक पेशा रहा है भारत के अंदर, जहाँ पर जो पीजेंट्स हैं यानी किसान विभाग जो हैं उनका जो समाज में सबसे ज़्यादा हिस्सा देखने को मिला है। ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड हैवी लैंड रेवेन्यू, इलीगल टैक्सेस, फोर्स कल्टिवेशन एंड अनफेयर ट्रीटमेंट फोर्स पीजेंट्स टू प्रोटेस्ट, ठीक है। तो अगर हम ब्रिटिश सरकार के अंदर देखें, ब्रिटिश पीरियड के अंदर देखें तो बहुत ज़्यादा लैंड रेवेन्यू लेना, इलीगल टैक्सेस कलेक्ट करना, ठीक है, जबरन उनसे खेती करवाना और अनफेयर ट्रीटमेंट करना कहीं ना कहीं पीजेंट्स को फोर्सफुली प्रोटेस्ट करने के लिए मजबूर किया है। द मूवमेंट्स प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल एंड लेटर इन्फ्लुएंस्ड एग्रेरियन रिफॉर्म्स। और ये जो मूवमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं अहम भूमिका निभाए हैं भारत के आज़ादी के भी जो भी स्ट्रगल्स थे उसके अंदर, और बाद में ये एग्रेरियन रिफॉर्म्स में भी बहुत ज़्यादा प्रभावित किए हैं। अब हम इसके कुछ कारण पहले समझते हैं कि क्या क्या कारण थे काउजेज ऑफ पीजेंट्स मूवमेंट। So first is the high land revenue. The British introduced systems like the permanent settlement and Rayatwari system which forced peasants to pay heavy taxes. तो सबसे ज़्यादा था कि बहुत ज़्यादा इनसे लैंड रेवेन्यू लिया जाता था। तो ब्रिटिश जो थे वो यहाँ पर कुछ सिस्टम्स लाए थे, जैसे कि परमानेंट सेटलमेंट हो गया, रेतवाड़ी सिस्टम हो गया, जिसके अंदर उनसे ज़बरदस्ती हैवी टैक्सेस कलेक्ट किए जाते थे। सेकंड इज़ द एक्सप्लॉयटेशंस बाय जमींदार्स एंड मनी लेंडर्स। तो मनी लेंडर्स और जमींदार के द्वारा उनका बहुत ज़्यादा शोषण किया जाता था। Peasants were often trapped in debt and had to give a large part of their produce to landlords. तो peasants यहाँ पे क्या होते थे, ट्रैप्ड कर लिए जाते थे कर्ज के अंदर, और उनको एक अपना प्रोड्यूस का ज़्यादा से बड़ा हिस्सा उनको लैंडलॉर्ड्स को देना पड़ता था। थर्ड इज द फोर्स कल्टिवेशन, जबरन उनसे खेती करवाया जाता था। इन सम एरियाज फार्मर्स वेयर फोर्स टू ग्रो कैश क्रॉप्स लाइक इंडिगो इंस्टीड ऑफ फूड क्रॉप्स। तो कुछ क्षेत्र में किसानों को ज़बरदस्ती उनसे कैश क्रॉप्स उगवाए जाते थे, जैसे कि इंडिगो, ठीक है, उनके फूड क्रॉप्स की जगह पे, ठीक है। तो वैसे क्रॉप्स जो कि मतलब क्या कर सके, बेचे जा सके, दैट इज़ द इंडिगो, ठीक है, नील की खेती, ठीक है। तो ये सारा करवाया जाता था और वो फूड क्रॉप्स उगा नहीं पाते थे, ठीक है। नेक्स्ट इज पोवर्टी एंड फेमाइंस, ठीक है, गरीबी और फेमाइंस आना, ठीक है। सो फ्रीक्वेंट फेमाइंस एंड पोवर्टी इंक्रीज दियर सफरिंग्स। तो मतलब समय समय पर अकाल पड़ना, ठीक है, और गरीबी कहीं ना कहीं उनके और सफरिंग्स को बढ़ा देता था, ठीक है। लैक ऑफ राइट्स, उनके अधिकार की कमी। पीजेंट्स हैड नो पॉलिटिकल पावर और प्रोटेक्शन। पीजेंट्स के पास कोई ना ही पॉलिटिकल पावर थी ना ही कोई प्रोटेक्शन था। तो यही सब कारण बना था उनके मूवमेंट्स का, ठीक है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट यहाँ पे हाईलाइट किए गए हैं कुछ काउजेस को, ठीक है। अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स को समझ लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज द इंडिगो रिवॉल्ट 1859 to 60। सो दिस रिवॉल्ट टुक प्लेस इन बंगाल अगेंस्ट यूरोपियन इंडिगो प्लांटर्स। तो ये जो रिवॉल्ट हुआ था, इंडिगो रिवॉल्ट, वो कहाँ पे हुआ था, बंगाल में देखने को मिला था, जो कि यूरोपियंस के खिलाफ था, जो इंडिगो प्लांटर्स थे उनके खिलाफ, ठीक है। पीजेंट्स वेयर फोर्स टू ग्रो इंडिगो एट वेरी लो प्राइसेस। यहाँ पे जो किसान थे उनको बहुत ज़बरदस्ती उनसे इंडिगो उगवाया जा रहा था बहुत कम कीमत पे, बहुत कम प्राइसेस पे। दे रिफ्यूज टू कल्टिवेट इंडिगो एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द प्लांटर्स। उन्होंने मना कर दिया कि वो इंडिगो नहीं उगाएंगे और उन्होंने प्रोटेस्ट शुरुआत कर दिया प्लांटर्स के खिलाफ। द रिवॉल्ट फोर्स द गवर्नमेंट टू पास लॉज प्रोटेक्टिंग पीजेंट्स। और ये रिवॉल्ट जो था वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ज़बरदस्ती यहाँ पे फोर्स किया कि वो उनके लिए कानून बनाए और पीजेंट्स को प्रोटेक्शन दे। नेक्स्ट इज चंपारण मूवमेंट ऑफ 1917। द चंपारण मूवमेंट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सब हम लोग जानते हैं इसके बारे में अच्छे से। द चंपारण मूवमेंट वाज लेड बाय महात्मा गांधी इन बिहार। चंपारण मूवमेंट कहाँ किया गया था, महात्मा गांधी द्वारा किया गया था इसको लेड, और ये बिहार में हुआ था। फार्मर्स वेयर फोर्स टू ग्रो इंडिगो अंडर द तिनकठिया सिस्टम। यहाँ पे फार्मर्स को ज़बरदस्ती इंडिगो उगाने के लिए बोला गया था तिनकठिया सिस्टम के अंदर। गांधी यूज्ड नॉन वायलेंस मेथड दैट इज सत्याग्रह टू फाइट फॉर पीजेंट्स राइट। गांधी यहाँ पे नॉन वायलेंट मेथड को अपनाते हैं जिसको सत्याग्रह कहा जाता है पीजेंट्स के राइट्स के लिए। द मूवमेंट वाज सक्सेसफुल एंड बिकेम द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ सत्याग्रह इन इंडिया। ये मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होता है और ये पहला एक्सपेरिमेंट होता है भारत के अंदर सत्याग्रह का। नेक्स्ट इज द खेरा मूवमेंट 1918, नेक्स्ट ईयर, ठीक है, 1917 दैट इज द दिस, ठीक है, चंपारण मूवमेंट एंड 1918 that is the Khera movement. This movement all took place in Gujarat under the leadership of Mahatma Gandhi and सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये जो मूवमेंट था ये गुजरात में हुआ था, जिसके लीडरशिप कौन कर रहे थे, महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। ड्यू टू क्रॉप फेलियर पीजेंट वेयर अनेबल टू पे टैक्सेस। तो क्रॉप के फेल हो जाने की वजह से यहाँ पे जो किसान भाई थे वो अनेबल हो गए थे कि वो टैक्सेस पे नहीं कर पा रहे थे। द गवर्नमेंट फाइनली एग्री टू
सस्पेंड टैक्स कलेक्शन। तो उसके बाद इस मूवमेंट के बाद गवर्नमेंट जो थी उन्होंने क्या कर दिया, मान गए कि वो टैक्स कलेक्शन को इस बार सस्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज बरदौली सत्याग्रह 1928। दिस मूवमेंट वाज लेड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल इन गुजरात। तो बरदौली सत्याग्रह कहाँ हुआ था, तो ये 1928 में ये भी गुजरात में हुआ था और इसको लीड कर रहे थे कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। द गवर्नमेंट इंक्रीज लैंड रेवेन्यू बाय 30%। गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था, लैंड रेवेन्यू को इंक्रीज कर दिया था सीधे 30% तक। पीजेंट्स प्रोटेस्टेड पीसफुली एंड रिफ्यूज टू पे टैक्सेस। पीजेंट्स यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हैं शांतिपूर्वक से और वो मना कर देते हैं कि वो कोई भी टैक्स पे करेंगे। द गवर्नमेंट लेटर रिड्यूस द लैंड रेवेन्यू डिमांड। फिर सरकार वहाँ पे क्या करती है, बाद में अपना जो रेवेन्यू डिमांड है उसको कम कर देती है। सो नेक्स्ट इज द तेभागा मूवमेंट 1946 से 47 तक। दिस मूवमेंट स्टार्टेड इन बंगाल। ये जो तेभागा मूवमेंट था ये कहाँ पे हुआ था, बंगाल में हुआ था। शेयर क्रॉपर्स डिमांड 2/3 ऑफ द प्रोड्यूस इंस्टीड ऑफ 1/2। जो यहाँ पे शेयर क्रॉपर्स थे वो डिमांड करने लगे कि 2/3 जो है वो उनको क्रॉप का दिया जाए, 1 मतलब हाफ की जगह पे उनको 2/3 दिया जाए। द मूवमेंट एम टू इम्प्रूव द राइट्स ऑफ टेनेंट फार्मर्स। और यहाँ पे जो टेनेंट फार्मर्स होते थे, यानी टेनेंट फार्मर्स तो क्या होता है कि किसी भूमि पे मजदूरी करने वाले किसान, ठीक है, यहाँ पे मजदूरी करने वाले किसान, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये मूवमेंट था इसका मेन एम यही था कि जो टेनेंट फार्मर्स हैं उनके अधिकारों को बेहतर बनाया जाए, ठीक है, उनको बेहतर किया जाए। तो ये था तेभागा मूवमेंट। तो ये कुछ 5 मूवमेंट्स थे जो कि इंपॉर्टेंट हुए हैं पीजेंट मूवमेंट्स। अब इनका रोल हम यहाँ पे समझते हैं, पीजेंट मूवमेंट का क्या रोल थे। फर्स्ट था स्प्रेड पॉलिटिकल अवेयरनेस एमंग फार्मर्स। तो किसानों के बीच में क्या होना, पॉलिटिकल अवेयरनेस पहुंचाना। सेकंड था स्ट्रेंथन द नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल। नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल को मजबूत करना, ठीक है। थर्ड था फोर्स द गवर्नमेंट टू पास लॉज प्रोटेक्टिंग पीजेंट्स। सरकार को मजबूरन यहाँ पे क्या करना, मजबूर करना कि वो कानून बनाए किसानों को प्रोटेक्शन देने के लिए। फोर्थ था लेड द फाउंडेशन फॉर लैंड रिफॉर्म आफ्टर इंडिपेंडेंस। और इसकी वजह से एक नींव रखा गया लैंड रिफॉर्म के ऊपर आज़ादी के बाद, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर हमको देखने को मिलता है। कंक्लूजन में हम समझेंगे पीजेंट मूवमेंट्स इन इंडिया वेयर इंपॉर्टेंट स्ट्रगल अगेंस्ट इनजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन। जो पीजेंट मूवमेंट हुआ था भारत के अंदर वो बहुत ही क्या था, महत्वपूर्ण यहाँ पे स्ट्रगल था, जो कि ठीक है अन्याय के खिलाफ, ठीक है, और जो शोषण था उसके खिलाफ था। दे शो द यूनिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ फार्मर्स। ये दर्शाता है, ठीक है, यूनिटी एकजुटता और मजबूती किसानों भाइयों का। लीडर्स लाइक महात्मा गांधी एंड सरदार पटेल गाइडेड पीजेंट्स थ्रू नॉन वायलेंट मेथड। यहाँ पे जो लीडर्स हुए, महात्मा गांधी हो गए, ठीक है, सरदार पटेल हो गए, ये सब यहाँ पे क्या करते हैं, पीजेंट्स को गाइड करते हैं कि बिना वायलेंस किए हुए आप क्या कर सकते हो, प्रोटेस्ट कर सकते हो। These movements not only improved the condition of farmers but also contributed greatly to India's independence and social reforms। तो ये सारे जो मूवमेंट्स हुए ये ना ही किसान भाइयों के कंडीशंस को बेहतर किए बल्कि साथ साथ ये भारत के आज़ादी में और समाज में होने वाले अलग अलग रिफॉर्म्स में भी बहुत हद तक कंट्रीब्यूशन किए हैं। तो इस तरह से कुछ पीजेंट्स मूवमेंट हुए भारत के अंदर जिसका महत्व बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो बहुत हद तक भारत की आज़ादी में भी अहम भूमिका निभाया है, ये हम यहाँ पे देख लिए। सो ये सेशन यहीं पे आज कंप्लीट करते हैं। तो ये पार्ट 2 वीडियो था, जैसा कि हमने पहले बता दिया है, हमने इससे पहले पार्ट 1 वीडियो करा रखा है जिसमें भी हमने ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कराए हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आया है तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें, जहाँ पर हम आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के वीडियोस लाते रहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज नहीं करा है तो आप उसे परचेज कर सकते हैं। आपको सिंपली गूगल पे जाना है, shop.hindustanknowledge.com सर्च करना है, उसके बाद आप हमारे साइट पे चले जाओगे जहाँ से आप आसानी से अपने सब्जेक्ट को एंटर करके यहाँ से अपने गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज कर सकते हो। और अगर आपको हमारे वेबसाइट से गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके भी अपना गेस्ट पेपर नोट्स परचेज कर सकते हो। हमारा नंबर है 9580023321। तो ये सेशन हमारा आज का यहीं पे कंप्लीट होता है। तो इसी तरह से अच्छे से अपना पढ़ाई करते रहें, एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी करते रहें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।